नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ नागरिकता के विषय में अरस्तू के विचार। यह हमारा द्वितीय वीडियो है विद्यार्थियों, और इसमें आज हम राज्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि अरस्तू किस प्रकार से राज्यों का वर्गीकरण करता है, और वह वर्गीकरण का आधार बताता है सरकार और संविधान को। इस दृष्टि से उसने दो बातों को रखा है। इसमें पहली बात आती है राज शक्ति कितने लोगों के हाथों में होती है, और राज्य का ध्येय या उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों, राज शक्ति यानी राजा की शक्ति कितने लोगों में निहित होती है। जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र की वो बात करता है, और उसी को लेकर के उसने अपने सरकार के अध्ययन को और राज्यों के अध्ययन को परिभाषित किया है। जिस राज्य में सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है उसे राजतंत्र कहते हैं, और उसे निरंकुश तंत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके साथ ही इसके विपरीत जिन देशों में किसी खास वर्ग अथवा श्रेणी का शासन होता है उसे कुलीन तंत्र और गुटतंत्र कहा जाता है। कुलीन तंत्र और गुटतंत्र में ऐसे लोगों का हाथ होता है जो कुल की श्रेष्ठता में विद्या, धन, धार्मिक शक्ति और सैनिक शक्ति के कारण राजसत्ता में अपना अधिकार रखते हैं। और तीसरी श्रेणी के जो राज्य होते हैं वो होते हैं सर्वसाधारण जनता का शासन होता है उसमें, और उसे बहुतंत्र, पॉलिटी या लोकतंत्र, डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसे लोकतंत्र को हम भीड़तंत्र भी कहते हैं। और राज्य के उद्देश्य के बारे में उन्होंने बताया है कि राज्यों में राजशक्ति एक व्यक्ति के हाथ में हो तो वे राजतंत्र और निरंकुश तंत्र कहलाते हैं। प्रश्न यह उठता है कि इस तरह की शासन पद्धति के लिए अरस्तू ने दो शब्द राजतंत्र और निरंकुश तंत्र क्यों चुना। वास्तव में शब्द राज्य के ध्येय या उद्देश्य की ओर संकेत करता है। अरस्तू कहता है कि जब कोई व्यक्ति राजसत्ता का उपयोग जनता की भलाई के लिए करता है तो ऐसे शासन को हम राजतंत्र कहेंगे, और जब वह व्यक्ति जनता के हित को भूल करके मनमाने ढंग से शासन करने लगता है तो उसे हम निरंकुश तंत्र कहेंगे। इसी प्रकार यदि कोई गुट अथवा श्रेणी लोकहित के अनुसार कार्य करती है तो वह कुलीन तंत्र कहलाएगा, और परंतु ये थोड़े से लोग यदि अपने हितों की परवाह करते हैं और जनहित को भूल जाते हैं तो ऐसे शासन को गुट तंत्र कहेंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, लोकतंत्र यानी बहुसंख्या का शासन भी अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का हो सकता है। यदि बहुसंख्यक लोग संपूर्ण समाज के हित में शासन करते हैं तो उस शासन को अरस्तू बहुतंत्र कहता है, और यदि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का ध्यान न रखें तो ऐसे शासन को उसने लोकतंत्र का नाम दिया है। जैसे हम विकृत रूप में इसे भीड़तंत्र भी कह सकते हैं। इस तालिका में बच्चों ये बताया गया है कि शासक की संख्या के आधार पर, और सरकार का सामान्य रूप क्या है और सरकार का विकृत रूप क्या है, इसको इस तालिका के माध्यम से समझाने का प्रयास किया अरस्तू ने। जैसे एक व्यक्ति का शासन है तो राजतंत्र हो गया, और राजतंत्र का विकृत रूप हो गया निरंकुश तंत्र। यानी राजतंत्र यदि अपने उद्देश्यों को भूल जाता है, राज्य के उद्देश्यों को भूल जाता है तो वह निरंकुश तंत्र का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों का जो शासन होता है कुलीन तंत्र होता है, और वह अपने राज्य के उद्देश्यों को भूल जाता है तो वह गुटतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से बहुसंख्या का शासन भी बहुतंत्र यानी जनसंख्या के आधार पर, जनता के आधार पर चुनना, जहां पे जनता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जनता के हितों की भलाई के लिए कार्य किया जाता है, तो वह बहुतंत्र है। और यदि वह अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखेगा और बहुसंख्यकों का ही ध्यान रखेगा तो वह लोकतंत्र और भीड़तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी के साथ ही उन्होंने सरकार के परिवर्तन चक्र को भी समझाया अरस्तू ने कहा कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र, बहुतंत्र इन तीनों को सामान्य सरकारें कहा जाता है, और निरंकुश तंत्र, गुटतंत्र और लोकतंत्र को विकृत सरकारें माना जाता है। अरस्तू का विचार है कि शासन का सबसे पहला रूप जो होता है वो राजा का तंत्र यानी राजतंत्रीय होता है। जब राजा अत्याचारी बन गया तो राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदल गया। ऐसे राजा को समाज के कुछ प्रभावशाली लोगों ने राजगद्दी से उतार दिया और कुलीन तंत्र की स्थापना होगी। आगे चलकर कुलीन तंत्र भी विकारग्रस्त हो गया और उसने गुटतंत्र का रूप ग्रहण कर लिया, और फलस्वरूप हुआ क्या, जनता ने विद्रोह करके संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। अरस्तू ने इसे बहुतंत्र की संज्ञा दी, और जब बहुतंत्र भी विकृत हो गया तो लोकतंत्र का रूप ग्रहण कर लिया उसने, और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में पुनः राजतंत्र की स्थापना होती है। इस प्रकार सरकारों का जो परिवर्तन चक्र है वो चलता ही रहता है। जैसे राजतंत्र देख लीजिए आप, राजा का शासन निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो गया अपने राज्य के ध्येय को, उद्देश्यों को भूल करके। अब निरंकुश तंत्र से कुलीन तंत्र में आ गया। कुलीन तंत्र भी अपना यदि ध्येय भूल जाता है तो गुटतंत्र में आ जाता है। गुटतंत्र भी अपने
राज्य के ध्येयों को भूल जाता है तो बहुतंत्र में, और बहुतंत्र भी अगर राज्य के ध्येयों को भूल जाता है तो लोकतंत्र, और लोकतंत्र के अंदर भी जब ऐसी स्थिति हो जाती है, विकृत रूप लोकतंत्र का स्थापित हो जाता है भीड़तंत्र के रूप में, तो उनमें से ही एक व्यक्ति जो है पूरी शासन सत्ता पर अपना अधिकार जमा लेता है और राजा का शासन राजतंत्र स्थापित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये विद्यार्थियों कि ये जो चक्र है, ये जो पहिया है शासन का, वो निरंतर चलता ही रहता है, गतिशील रहता है। इसी प्रकार से अरस्तु कहता है, नागरिकता की अवधारणा में अपना ध्यान दिलाता है कि नागरिकता किसे कहेंगे, नागरिकता किसको मिलनी चाहिए, इन्हीं सभी प्रश्नों पर वह अपनी दृष्टि डालता है और बताता है कि किन्हें नागरिक कहा जाएगा, किन्हें नहीं कहा जाएगा। अरस्तु ने राज्यों को कुलों और ग्रामों का समूह कहा है। भूभाग और जनसंख्या राज्य के दो अनिवार्य तत्व हैं। कुलों और ग्रामों का समूह, जैसे कि अरस्तु ने, जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, सबसे पहली कई परिवार है, परिवार से मिलकर के कुल बनते हैं, कुलों से मिलकर के गांव बनते हैं और गांवों से मिलकर के राज्य मिलते हैं, गांवों से मिलकर के संगठन से मिलकर, समुदाय से मिलकर के राज्य बनते हैं। और भूभाग और जनसंख्या राज्य के दो अनिवार्य तत्व बताए हैं। और राज्य का भौतिक आधार भूमि है और व्यक्तिक आधार जो है जनसंख्या है। राज्य की जनसंख्या दो वर्गों में बटी हुई, नागरिक और अनागरिक। नागरिक किसे कहेंगे? अरस्तु ने कहा और विस्तार से ये समझाया कि नागरिक हम कहेंगे किसे। अरस्तु कहता है कि कोई व्यक्ति इसलिए नागरिक नहीं होता कि वह एक निश्चित स्थान पर रहता है, क्योंकि उस स्थान पर तो विदेशी पर्यटक भी रहता है, दास भी रहता है। नागरिक उसे कहेंगे जो किसी राज्य में तीन अधिकार उसे मिले होते हैं, विधायी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां, तभी उसे नागरिक कहा जाएगा। विदेशी पर्यटक और अन्य बाहरी व्यक्ति जो होता है, विदेशियों के माल असबाब यानी कि माल की और उसकी संपत्ति की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के करार या समझौते करने का अधिकार भी मिल जाता है। उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है, वे भी दूसरों के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। परंतु नागरिकता के लिए सिर्फ ये बातें ही पर्याप्त नहीं होती हैं। इसी प्रकार से वो दासों को भी वंचित करता है नागरिकता से। अरस्तु कहता है कि दासता जो है वो नागरिकता के लिए उचित नहीं है। वह यह भी कहता है कि इस आधार पर कि कुछ व्यक्तियों में नैसर्गिक तौर पर कम बुद्धि होती है, वो मंद बुद्धि के होते हैं और वे इसी योग्य होते हैं कि वे दूसरों के नियंत्रण में रहें और अपना कार्य करें। ऐसी स्थिति में दासों को नागरिकता के अधिकार से कैसे दिया जा सकता है? उनको नागरिकता का अधिकार दिया ही नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने विदेशी पर्यटक जो हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, उन्हें नागरिकता से वंचित किया, दासों को वंचित किया। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, कारीगर, मिस्त्री और अन्य भाड़े के जो आदमी हैं, उन लोगों के बारे में अरस्तु ये कहता है कि ये व्यक्ति न तो दासों की कोटि में आते हैं और न स्वतंत्र लोगों की श्रेणी में आते हैं। इनके संबंध में अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीतियां होती हैं। कुछ राज्यों में उन्हें नागरिक का दर्जा दिया जाता है तो अन्य राज्यों में ऐसा संभव नहीं है, नहीं दिया जा सकता। जिन राज्यों में कुलीन तंत्र होगा वहां कानून बनाने का अधिकार या अन्य अधिकार किसी विशिष्ट श्रेणी के हाथों में होंगे। परंतु जिस राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली प्रचलित है वहां यांत्रिकों आदि को नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार से बालक और बदनाम व्यक्ति को भी नागरिकता से वंचित किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। विद्यार्थियों के बच्चों यानी अवयस्कों को नागरिकता से वंचित रखा जाए। कितनी आयु के बालक को नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाए, इस संबंध में विभिन्न नगर राज्यों की अलग अलग नीतियां होती हैं। अरस्तु ने स्पष्टतः यह नहीं बताया है कि कितनी आयु के व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा। अरस्तु के अनुसार देशद्रोहियों, देश के शत्रुओं की मदद करने वालों और कुख्यात अपराधियों से भी नागरिकता का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसी प्रकार सेना से भागे हुए सिपाहियों को भी नागरिकता से हाथ धोना पड़ेगा। महिलाओं को भी वंचित किया है नागरिकता से। लगभग सभी देशों में आज स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए सभी देशों में महिलाओं को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। अरस्तु महिलाओं को नागरिकों की श्रेणी में नहीं रखता। उसकी मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों का कार्यक्षेत्र प्रकृति द्वारा स्पष्ट रूप से नियत किया जा चुका है। पुरुष का कार्यक्षेत्र सामाजिक और महिलाओं का घरेलू है। अरस्तु के अनुसार स्त्रियों की कुछ योग्यताएं ऐसी हैं जिसके कारण
उन्हें सार्वजनिक पदों के योग्य नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त उन्हें यदि सार्वजनिक दायित्व दिए जाएंगे तो इसका घरेलू जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। वे बच्चों के लालन पालन को ठीक से नहीं कर पाएंगी, जो कि राज्य के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार से ग्रीक नगर राज्यों में ऐसी जनसंख्या बहुत थोड़ी थी जिसे नागरिकता का दर्जा हासिल था। बहुत से कारणों के आधार पर नागरिकता से बहुत से लोगों को वंचित किया गया था। इसके बाद समाज के एक बड़े वर्ग को नागरिकता से वंचित क्यों रखा गया, इसके बारे में अरस्तु ने आनुपातिक समानता का समर्थन किया है। और इसका अर्थ यह हुआ कि समान लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। अर्थात पद या अधिकार देते समय लोगों की योग्यता और उनकी पात्रता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अरस्तु कहता है यदि बांसुरियां बांटी जाए तो निश्चय ही वे उन लोगों को दी जानी चाहिए जो बांसुरी बजाना जानते हो। कहने का मतलब है अधिकार या नागरिकता उन्हीं लोगों को दिए जाने चाहिए जो उनका उचित उपभोग कर सके। यह अरस्तु कहना चाहता है। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में प्रभावी सहभागिता के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त अवकाश और योग्यता होनी चाहिए, और जो कि उन लोगों के पास होती है जो इस कार्य में योग्य होते हैं। नागरिकता से जुड़े दायित्वों का निर्वाह ऐसे व्यक्ति ही ठीक से कर सकते हैं जो आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो। कारीगरों, शिल्पियों, अन्य श्रमजीवी वर्गों को नागरिकता से इसलिए वंचित रखा जाता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त अवकाश ही नहीं होता। जहां तक दासों का प्रश्न है, उनमें तो इतनी भी क्षमता नहीं होती है कि वे विचार विमर्श करके सार्वजनिक प्रश्नों के विषय में कोई निर्णय भी ले सकें। इसलिए अरस्तु ने इन लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया कि नागरिकता के लिए योग्य नहीं है। अच्छा, फिर वो अरस्तु क्या कहता है कि एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होने चाहिए। इसके लिए वो कुछ बातें बताता है कि वो कहता है कि जहाज को चलाने के लिए एक बड़ा जत्था होता है जिसमें बहुत से व्यक्ति शामिल होते हैं, जिसे खिवैया या परिचालक या नाविक तथा अन्य कर्मी भी उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इनमें से प्रत्येक के पास एक खास हुनर होता है, एक योग्यता होती है और एक प्रखरता होती है, परंतु जहाज की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ द शिप की जिम्मेवारी सभी पर है। इसी प्रकार विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के लिए अलग अलग तरह तरह की योग्यताएं होती हैं, परंतु कुछ गुण ऐसे हैं जो सभी नागरिकों में होने चाहिए। वो ये कहता है कि नागरिक होने के नाते उसके पास क्या गुण होने चाहिए। नागरिकता उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जो शिक्षित हो। शासन भी एक कला है और इसलिए यह आवश्यक है कि नागरिक इस कला में पारंगत हो। दूसरा, वो कहता है कि नागरिकों में समझदारी होनी चाहिए, उन्हें बहुत सी बातों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। यह आवश्यक है कि सतर्क रहे वो और अपनी सत्ता या विशेषाधिकारों का दुरुपयोग ना करें। तीसरी, वो कहता है कि साहसी हो और संयमी हो। चौथी बात, वो कहता है कि यह आवश्यक है कि नागरिक शासक और शासित दोनों की भूमिका निभा सकें। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतिम शक्ति नागरिकों के हाथों में केंद्रित रहती है। वे कानून बनाते हैं, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों को भी चुनते हैं, परंतु कानून बनाने वाला कानून से ऊपर नहीं होता। वह कानून के शासन को स्वीकार करने से इनकार नहीं करता। अरस्तु ने इसी अर्थ में ये बात कही है कि नागरिक शासक भी हो सकता है और शासित भी हो सकता है। पांचवा, वो कहते हैं कि हम नागरिकों की इस योग्यता को पुनः दोहराना चाहेंगे कि नागरिकता के अधिकार उन्हीं लोगों को मिलते थे जिनके पास पर्याप्त अवकाश हो। जिसके पास पर्याप्त अवकाश होगा तभी वह राजनीतिक कार्यों के लिए सचेत हो पाएगा, जागरूक हो पाएगा और निर्णय ले पाएगा। नागरिकता के सिद्धांत की समालोचना हम बात करते हैं कि नागरिकता के विषय में अरस्तु के विचार काफी दकियानुसी दिखाई देते हैं हमें, और दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु की जो दलील है उसको आज कोई स्वीकार नहीं करता। आज महिलाओं को भी मत देने का अधिकार है, नागरिकता प्राप्त है उन्हें, और नौकर हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, अयोग्य व्यक्ति हो, उन सभी को जो शिक्षित नहीं है उनको सभी लोगों को जो है नागरिकता का अधिकार दिया गया है। अरस्तु कहता है कि सर्वाधिक अच्छी शासन प्रणाली कुलीन तंत्र है। उसने इस बात पर बहुत जोर दिया कि कुलीन घरों अथवा धनी परिवारों से उत्पन्न बालकों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा इस ढंग से होती है जिसके कारण वे राज कार्य के लिए अच्छी योग्यता अर्जित कर लेते हैं। परंतु आज कुलीन तंत्री शासन पद्धति को भी अस्वीकार किया जा चुका है। कुलीन परिवारों में उत्पन्न व्यक्ति जहाँ कुछ योग्यताएं हासिल कर सकता है, साथ ही वह दंभी, अहंकारी और भोग विलासी भी बन सकता है। किसी कुल विशेष में जन्मा व्यक्ति राज कार्य के लिए अधिक योग्य होता है। हम इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकते हैं। जहां तक महिलाओं के प्रश्न का सवाल है, केवल लिंग भेद के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं रखा जा सकता।
पुरुषों की तुलना में महिलाएं किसी भी दृष्टि से नीचे नहीं है। हम वर्तमान परिस्थितियों को देख सकते हैं, समकालीन वातावरण को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं जो है कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों से आगे निकलती जा रही हैं। सारांश में हम ये बात करें कि प्राचीन ग्रीक राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली प्रचलित थी और इस कारण संभव हो सका था कि नागरिकों की संख्या बहुत थोड़ी थी और राजनीतिक विचार विमर्श के लिए वे सुगमता से एक स्थान पर एकत्रित भी हो जाते थे। और वैसे अरस्तु इस बात को अच्छी प्रकार से भी समझते थे कि राज्य के संचालन में यदि साधारण वर्गों यानी गरीबों की भागीदारी नहीं होगी तो वे शासन के विरोधी हो जाएंगी। राज्य के स्थायित्व के लिए उसने समाज में एक बड़े मध्यम वर्ग का होना जरूरी समझा और अरस्तु ने गुटतंत्र और भीड़ तंत्र के बीच मार्ग सुझाया और अरस्तु के विचारों की सही मूल्यांकन के लिए उस युग की परिस्थितियों और दास प्रथा के व्यापक प्रचलन को ध्यान में रखना जरूरी है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने जो इस प्रकार की नागरिकता की अवधारणा, राज्य की अवधारणा जो उसने बताई, वह उस समय की परिस्थितियों और उस समय की स्थितियों के आधार पर उसने इस प्रकार की रचना करी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यदि हम बात करें तो आज प्रत्येक व्यक्ति को जो 18 वर्ष का हो चुका है वह वयस्क हो चुका है और उसे नागरिकता का अधिकार दिया जाता है, बल्कि यदि वह पागल, दिवालिया या अपराधी है तो उसे नागरिकता का अधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा किसी भी आधार पर उस व्यक्ति विशेष से नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इवन महिलाओं को भी नागरिकता का अधिकार भारत में दिया गया और इसके लिए पूरे विश्व में यदि हम वैश्विक दृष्टि को हम ध्यान में रखें तो महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, महिलाओं को नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें बड़ा भारी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है और अरस्तु के विचारों को आपने भली भांति समझा होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। और इसके साथ ही हम इसके सार संक्षेप को देखें, अध्याय के सार संक्षेप को। तो प्लेटो और अरस्तु की जो मुख्य शिक्षा थी वह एक प्राकृतिक राज्य की प्राकृतिक और अनिवार्य संस्था उन्होंने इसको माना। और अरस्तु का संक्षिप्त जीवन वृत्त हमने इसमें पढ़ा, ग्रीक नागर राज्यों के बारे में पढ़ा, अरस्तु की राज्य की अवधारणा, राज्य के लक्षण, राज्यों का वर्गीकरण उसने बताया, नागरिकता की अवधारणा को बताया और इसकी हमने समाज के एक बड़े वर्ग को नागरिकता से क्यों वंचित रखा गया, नागरिकता के क्या गुण है, नागरिकता के सिद्धांत की आलोचना क्या है, इन सभी बातों को हमने बड़ी आसानी से इसको हमने समझा और समझने का प्रयास किया। और इसी के साथ ही बच्चों इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से हैं। निबंधात्मक प्रश्न और लघुत्तर प्रश्नों के अंतर्गत ये आ सकता है। अरस्तु की राज्य की अवधारणा पर एक लघु निबंध, ये 20 नंबर का प्रश्न बन सकता है। और नागरिकता के बारे में अरस्तु की अवधारणा की समीक्षा कीजिए, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि आज के युग की दृष्टि से उसकी अवधारणा बड़ी अनुदार है। तो ये हम इसको लघुत्तर प्रश्न में भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर के आएंगे और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और नमस्कार, धन्यवाद।